नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोर्नोग्राफी केस में बढ़ सकती हैं शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें, दोबारा पूछताछ कर सकती है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों को आतंकी मानती है सरकार, मैं संदेश लेकर आया हूं। पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए ममता बनर्जी ने बनाया पैनल, भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी था लिस्ट में नाम। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, पीएम मोदी और अमित शाह का किया शुक्रिया। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर बोले पूर्व सेना अध्यक्ष बीपी मलिक, हमें पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की मिलनी चाहिए थी इजाजत। रुक करते हैं पहली खबर का। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने के मामले में सोमवार रात बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वो 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में थे। मुंबई की अदालत ने शुक्रवार 23 जुलाई को राज की पुलिस हिरासत की अवधि 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। राज कुंद्रा मामले में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और लगातार नए खुलासे करती नजर आ रही है। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि राज कुंद्रा मामले में क्राइम ब्रांच की टीम एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। शिल्पा से दोबारा पूछताछ के बाद जरूरत पड़ी तो उनके फोन की क्लोनिंग भी कराई जा सकती है। क्राइम ब्रांच को ऐसे सुराग भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ सबूत नष्ट किए गए हैं। डॉक्टर साहब, शिल्पा शेट्टी की मुश्किल किस तरीके से बढ़ सकती है? देखिए, शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2 केस बनता नजर आ रहा है। एक, जो 19 तारीख की गिरफ्तारी के बाद उनके घर से जो 2 टीबी डाटा वो जो डिलीट किए गए हैं, उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा सकती है कि भाई किसने किया, और उनके ऊपर सबूत मिटाने का एक केस जो है सीधा सीधा बनता दिख रहा है। क्योंकि घर में कौन आया कौन नहीं आया, इन सारे सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा। क्योंकि फोरेंसिकली ये जो है साबित हो रहा है कि डाटाज जो है वो डिलीट किए गए, तो ये तो साफ साफ एक मसला है। दूसरा मसला जो इनको फिर से बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये कह रही है कि हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरे पति क्या करते हैं, मेरे पति किस तरह से पोर्नोग्राफी बना रहे थे या कुछ कर रहे थे या इरोटिका बना रहे थे, उसके बारे में मुझे ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो मसला जो फंस रहा है कि मुंबई के नेशनल बैंक में एक जॉइंट अकाउंट है जो कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के नाम है। इस जॉइंट अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उन कंपनियों से आ रहे हैं जिन कंपनियों का रिश्ता सट्टे बाजारों से है। अब मतलब बेटिंग का भी पैसा इसमें आ रहा है, कुंद्रा का पुराना इतिहास रहा है। प्लस जिस जीजा जी को, कुंद्रा के जीजा जी को ये बता रही थी कुछ दिन पहले तक कि सारा काम वही करता है, वही एक डर्टी फेलो है हम लोगों के बीच, हम लोग तो बिल्कुल सत्य हरिश्चंद्र हैं। तो अब मालूम चल रहा है कि इनके बैंक अकाउंट में वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो पैसा किस लिए आ रहा है, इन सवालों को तो जवाब देना पड़ेगा। ये शिल्पा शेट्टी के लिए बड़ा मुश्किल सवाल होगा, क्योंकि इस सब के सबूत क्राइम ब्रांच के पास काफी पुख्ते हैं। जी, तो शिल्पा शेट्टी कितने भी आंसू बहाए, जो पाप उनके पति और उन्होंने मिलकर किए हैं उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश ये जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मुताबिक किसान काफी खुश हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये अचानक राहुल ने ट्रैक्टर को अपना हथियार क्यों बना दिया? देखिए, ट्रैक्टर को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही है।
राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 अगस्त को ठीक वैसा ही काम करेंगे जैसा इन लोगों ने 26 जनवरी को किया, और इसकी शुरुआत मॉर्निंग में राहुल गांधी ने कर दी। अब राहुल गांधी कुछ भी करते हैं, पता नहीं वो मजाक का एक केंद्र बन जाते हैं। ट्रैक्टर तो लेकर के आए, ट्रैक्टर के ऊपर नेम प्लेट ही नहीं था, नंबर प्लेट ही नहीं था। अब उसके इसलिए वो जो जिसका भी वो ट्रैक्टर होगा उसको सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। इसी तरह के बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर्स जो हैं वो पहले नज़र आए थे जब आरटीओ में 26 जनवरी के दिन जो पुलिस वालों के ऊपर जो कुचलने का काम जो कर रही थी। तो ये तो अलग कहानी है। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि राजनीति करनी कैसे है। कानून को ये काला बता रहे हैं, और जब ये कानून पास हो रहा था ये विदेश में मेडिटेशन कर रहे थे। कोई बताया था कि वो बैंकॉक में ये योगा करने पहुंचे हुए थे। तो ये राहुल गांधी की इमेच्योरिटी का पूरा एक एग्जाम्पल है कि इतना बड़ा कानून संसद में पास हो रहा है जिसके लिए आपको ये ड्रामा करना पड़ रहा है। देश भर में तथाकथित एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, और जब वो कानून संसद में पास हो रहा था तब आप हॉलिडे मना रहे थे। खैर, ये बात भी अलग है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 बिजनेसमैन के लिए किया जा रहा है। भाई नाम भी नहीं लेते आप, पहले तो लेते थे, अडानी अंबानी करते थे। तो राहुल गांधी से वो पत्रकार सवाल नहीं पूछते आजकल, पता नहीं क्यों। उनसे पूछना चाहिए था कि जो मुंबई में एयरपोर्ट वगैरह है वो अडानी को क्यों ट्रांसफ़र कर दिए गए। वो तो वहाँ की कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, यूपी में होने वाले हैं, और इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वेस्टर्न यूपी और पंजाब के लोग हैं। वहाँ के किसान संगठन हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, स्थानीय लोग हैं। तो ये एक चुनावी दांवपेच खेला जा रहा है, और इसमें नुकसान देश का हो रहा है क्योंकि इस वजह से ही रोज़ पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित हो पा रही है। 30-30 नए कानून को पास होना है। अगर यही रवैया रहा तो इस पूरे मानसून सेशन में एक भी कानून पास नहीं हो पाएगा। जी, तो राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ ट्रैक्टर पर बैठने से किसानों की जिंदगी को समझा नहीं जा सकता। किसानों का हित समझना है तो उनके बीच जाकर कुछ दिन गुजारें, बार बार छुट्टियों पर थाईलैंड ना जाया करें। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। पेगासस फोन हैकिंग मामले की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन भीमराव लोकुर करेंगे। बता दें कि सीएम ममता ने यह फैसला उस समय लिया है जब उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी उन संभावितों की सूची में आया है जिनका फोन पेगासस स्पाईवेयर से हैक किया गया है। पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग के गठन का फैसला ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, इसलिए हमने खुद ही इस मामले की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित कर दिया। डॉक्टर साहब, जब बंगाल में चुनाव बाद हिंसा हुई तब तो ममता ने उसके लिए कोई जांच आयोग नहीं बनाया। ममता बनर्जी बिल्कुल ही फासिस्ट किस्म की लीडर बन गई हैं। उनके भतीजे का नाम आया तो वो जांच आयोग बैठा देती हैं। खैर, जांच आयोग बैठाने से क्या होगा? क्या कोई राज्य सरकार के पास इस बात का अधिकार है कि कोई वो इस तरह की जांच बिठा सके जिसमें सेंट्रल एजेंसियां, सेंट्रल कानून, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और विदेश की कंपनी, विदेश के लोग उसमें जुड़े हुए हों? मेरे हिसाब से ये जो आयोग बिठाया गया है उसके प्रीव्यू उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब वो ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनको भी मालूम है कि भाई आपने गठन तो कर दिया लेकिन होना जाना इसमें कुछ है नहीं। दूसरी बात कि आपने बड़े अच्छे टाइमिंग के मुताबिक आपने ये जांच आयोग बिठाया। वो जांच आयोग बिठाने का मतलब ये है कि पूरा विपक्ष पेगासस मुद्दे के ऊपर मानसून सेशन के दौरान सरकार को घेरने का काम कर रही है। ये एक स्टेप आगे चल के इन्होंने कह दिया कि भाई मैं जांच करवाऊंगी। मतलब ये वो संदेश देना चाह रही हैं कि मोदी से दो हाथ करने के में वो सबसे सक्षम लीडर है, और इसलिए दिल्ली आने से कुछ घंटे पहले उन्होंने
ये फैसला लिया कि ताकि जब वो दिल्ली पहुँचे तब उनको मीडिया और ये सारा चीज़ एक बड़ा मुद्दा ये बन जाए और ममता बनर्जी हाईलाइटेड हो जाए और राहुल गांधी जो ट्रैक्टर के ऊपर ड्रामा कर रहे थे वो खबर नीचे दब जाए। जी, तो बात एकदम स्पष्ट है, जिस जांच की आंच खुद तक आ जाए वो कभी मत करो और अफवाहों की जांच के लिए आयोग बना दो। अब बात चौथी बड़ी खबर की। कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर दिया है। इसके थोड़ी देर पहले ही येदियुरप्पा ने एक समारोह में भाषण देते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया था। येदियुरप्पा ने भावुक होते हुए कहा, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं दुखी होकर नहीं बल्कि खुशी से ऐसा कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 75 साल की उम्र के बाद भी पद पर बने रहने दिया। मैं भविष्य में पार्टी निर्माण गतिविधियों में शामिल रहूंगा। डॉक्टर साहब, येदियुरप्पा के इस इस्तीफे को लेकर पहले से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये जो 75 साल का जो एक डेडलाइन जो क्रिएट किया जा रहा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी में खास करके प्रधानमंत्री मोदी और संघ ने इस चीज़ का फैसला लिया है कि 75 साल की आयु के बाद कोई भी शख्स एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। और इसके तहत ही, इसी फार्मूले के तहत ही कई सारे वरिष्ठ लीडर्स को मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बाकायदा मार्गदर्शक मंडल में उनको शिफ्ट किया गया था। कई सारे लोग जैसे यशवंत सिन्हा जो मंत्री बनना चाहते थे, वो उम्र ज़्यादा हो गई थी, उन्हें नहीं बनाया गया। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वो एक, इसको कह सकते हैं कि एक मार्क छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को बदलने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। 75 साल के बाद लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर नए चेहरे, यंग लोग जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसी वजह से येदियुरप्पा को कहा गया कि भाई आप अपने इस्तीफा को आप दे दें। और वो एक बड़े लीडर हैं, लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर हैं। पिछली बार भी वो जब उनसे इस्तीफा लिया गया था तो उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन इस बार जब वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा तो ज़रूर उनका एक प्लान है। प्लान बहुत ही सिंपल सा है। उनके एक बेटे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी जगह पे उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और इसलिए ये सारी कवायद चल रही है। येदियुरप्पा के बारे में खास बात यह है कि एक तरफ जहां उन्होंने 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया तो वहीं कभी भी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आखिरी खबर कारगिल विजय दिवस से जुड़ी है। देश आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मना रहा है। कारगिल से लेकर नई दिल्ली तक जवानों को सलाम किया जा रहा है। उस जंग में पाकिस्तान को मात देने वाले तत्कालीन सेना प्रमुख वीपी मलिक ने इस मौके पर अहम बयान दिया है। वीपी मलिक का कहना है कि जब कारगिल में भारतीय जवानों ने सफलता प्राप्त की तब हमें पाकिस्तानी जमीन पर कब्जे की इजाजत मिलनी चाहिए थी। वीपी मलिक के मुताबिक जब जंग शुरू हुई थी तब वो सभी हैरान थे क्योंकि पाकिस्तान की ओर से एक सरप्राइज की तरह था। इंटेलिजेंस की कमी के कारण घुसपैठियों को लेकर काफी कंफ्यूजन था। शुरुआती लाइन पर कुछ झटका लगा जिसके बाद घुसपैठिए गायब हुए। वीपी मलिक ने कहा कि लेकिन कुछ वक्त बाद जब भारतीय जवान कारगिल में जीत लेकर आश्वस्त हो गए थे तब उन्हें एलओसी के पार पाकिस्तानी जमीन पर कब्जे की इजाजत मिलनी चाहिए थी। वीपी मलिक के मुताबिक कारगिल की जंग ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बदल कर रख दिया। डॉक्टर साहब, वीपी मलिक के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही सही बयान है जी। हम बार बार इस तरह की गलतियां करते रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है या कुछ भी होता है, वो एक विदेश मंत्रालय में, डिफेंस मिनिस्ट्री में इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आपने डिसीजन मेकिंग का पूरा सिस्टम दे रखा है जो बहुत ही ज़्यादा, उसको कह सकते हैं कि वो मानसिक गुलामी के शिकार है। इन लोगों को घूट घूट के ये पिला दिया गया एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। फिल्म भी आपने देखी होगी, एलओसी या कोई भी बॉर्डर या कुछ, हमारे ही सैनिक, हमारे ही अधिकारी वो चिल्ला चिल्ला के डायलॉग देते हैं कि किसी भी कीमत पे एलओसी क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई?
तो आपने क्या किया है कि पूरे सिस्टम के जरिए पूरे देश के लोगों को आपने ब्रेन वॉश कर दिया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम पहले भी वॉर लड़े हैं, 71 में हमारे पास ये सारा कुछ 90,000 सैनिक उसके हमने बंदी बना रखे थे। पीओके वापस नहीं करते तो इन लोगों को नहीं वापस किया जाता, बस ये तो डिमांड ही तो करनी थी। आपका दुश्मन पूरी तरह से चारों खाने चित है। आप ग्राउंड पे आपकी सेना ने अपने पराक्रम से युद्ध जीत लिया, लेकिन कैसे कैसे डिप्लोमेट्स आपने पाल रखे कि टेबल पे जब बात होती है वहां आप सब कुछ हार जाते हैं। जितना पराक्रम, जितनी बड़ी जीत भारतीय सेना दर्ज कराती है, उतना ही घटिया समर्पण ये टेबल पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे नेता कर डालते हैं। पाकिस्तान का नक्शा आज ऐसा नहीं होता अगर हर वॉर के बाद हम लोगों ने सही ढंग से निगोशिएट किया होता और उस गुलामी मानसिकता से हम बाहर नहीं निकलते कि एलओसी क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो बड़ा सैक्रोसेंट है। मुझे याद है कि जब पहली बार ये जो मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत सारे मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ही ज़्यादा आर्मी से, लोगों से, अधिकारियों से जुड़ा हुआ रहता हूं। उन लोगों के दिमाग को भी इन लोगों ने ऐसा पोल्यूट कर रखा है कि वो कहते कि भाई बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते? दुश्मन मुल्क है, वो वहां से टेररिस्टों को भेज रहा है, वो वहां से घुसपैठ का काम कर रहा है। उसके बॉर्डर्स के क्रॉस करके हम उस जमीनों को हम छीन नहीं सकते। पीओके में जाने से, पीओके तो हमारा इलाका है। तो वीपी मलिक साहब जो बात कह रहे हैं वो कोई दलील नहीं दे रहे, वो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। ये उनकी पीड़ा है, ये ज़्यादातर आर्मी वालों की ये पीड़ा है कि हम हर बार जीतते हैं लेकिन सरकार कुछ ऐसा काम कर जाती है कि जिससे ऐसा लगता है कि हम युद्ध जीत के भी सब कुछ हार गए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।